एक फैमिली जिसमें एक इंसान की 40 बीवी और कई सौ बच्चे हैं, सरकार ने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी गांव में जिसमें सिर्फ वो फैमिली रहती है उनके लिए स्कूल बना दिया। कुछ यहाँ पे रुके थे हम जंगलों में, देख सकते हो अपना सड़कें हैं, एकदम कच्चा रास्ता, पत्थर वगैरह और ये सारा जंगल। मेरा ई वीजा देख के मेरे से पूछा कि किस लिए आए हो, मैं बोला घूमने आया हूँ। मेरे से वो भी पूछा था कि कौन सी कंट्री से आए हो, कौन सी फ्लाइट लेकर आए हो, मेरे याद ही नहीं था। काफी मसाई विलेजेस में ये अलाउड होता है कि भी एक इंसान का भाई या कोई दोस्त वो विजिट करता है तो वो उस इंसान की वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। आंटी बाय बाय, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन इंडिया, कम टू इंडिया ओके। 7:30 की फ्लाइट और अभी 6:45 हुए और पूरी फ्लाइट मुझे लग रहा है हमारा इंतजार कर रही है। देखो बाहर खड़े हमारी वेट में लोग। इमिग्रेशन वालों ने इतनी देर लगाई ना, क्योंकि फालतू की बातें कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं ना हमारे आगे उससे बातें करने लग रहे हैं, लड़कियों का नंबर मांग रहे हैं। मतलब 8 बजे लैंड हुए थे ऑलमोस्ट और 10 बज गए, मतलब 2 घंटे हो चुके एयरपोर्ट पे। और यहाँ से शहर बहुत दूर है, 50 कुछ किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है इस टाइम। भाई एयरलाइन वाले आगे बोल रहे गेट बंद कर रहे हैं, जल्दी भागो, और कह रहे हैं फ्लाइट उठा रहे हैं, अभी जल्दी आओ, जबकि 45-50 मिनट बचे अभी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से तंजानिया देश से। आप लोग जानते हो कि मैं अफ्रीका में ट्रैवल करने लग रहा हूँ और मेरी इन अफ्रीकन एडवेंचर्स को काफ़ी समय हो चुका है और तंजानिया देश में आए भी मुझे 15-16 दिन हो चुके हैं। अब फाइनली वक्त आ गया तंजानिया देश को अलविदा कहने का। फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, ये मैंने क्या पहन रखा है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बता दूँ कि मैं हूँ फिलहाल तंजानिया देश के एक गाँव में कुछ मसाई लोगों के साथ, और मैं रहने लग रहा था मसाई कम्युनिटी के साथ। मसाई इज अ कम्युनिटी ऑफ सेमी नोमैडिक पीपल विच आर नेटिव टू कीनिया एंड तंजानिया। और कीनिया तंजानिया के इन जंगलों में आमतौर पे कम्युनिटी पाई जाती है। इन्हीं के साथ मैं रह रहा था। इनकी बकरियां, गाय, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गियां और इन सभी चीज़ों के साथ पिछले मैंने 1-2 दिन बिताए। ये एक लेडी जाने लग रही है, इसमें मेरे ख्याल से पानी लोड करके पास वाले गाँव में जिधर ये रहती है। वट इज दिस इज टोबैको? ओके, ये अपने भाई से नस्वार बोलते हैं, गाँवों में लोग करते हैं जिस तरह आपने भी। ये देखो ये तंबाकू डाल रहा है नाक में, बेसिकली निकोटीन के लिए। कैन आई ऑल्सो ट्राई? आई ऑल्सो वांट टू ट्राई। या आई वांट टू ट्राई। तो भाई ये है इनका तंबाकू जो ये मसाई लोग नाक में डालते हैं, अपने इसे नस्वार बोलते हैं, अपने भी करते हैं। ये देखो थोड़ा सा तंबाकू मैंने निकाल लिया, इसमें सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहा हूँ, कोई ऐसी बढ़िया चीज नहीं है ये। अब इस तंबाकू को ऐसे करके और हो आंसू निकाल दिए तंबाकू। Yes. He already has it. अब ये अपना नस्वार निकाल लेंगे तंबाकू। मैं नाक में ज्यादा ले गया। तो इन मसाई लोगों के साथ अभी हमने पी थी कुछ इंडियन चाय। मैंने इन्हें इंडियन चाय बना के ट्राई करवाई, कुछ अपनी इंडियन भुजिया वगैरह खिलाई। और मसाई लोग मुझे बोले कि भी तूने अपनी चीज़ तो मैं ट्राई करा दी, लेकिन अब तू हमारा ही नस्वार ट्राई कर। और वो मेरे गले में नाक में जगह फंस गया। मेरे को करना ही नहीं आता था। एनीवे एक बार बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। ये एलन हमारा दोस्त, मसाई विलेज में इंग्लिश बोलता है, ये हमें लेके जाएगा एयरपोर्ट तक। ये रखी हुई अपनी कुछ भुजिया जो मैंने इन्हें चाय के साथ ट्राई कराई थी। तंजानिया देश में मेरे सफर की मैंने शुरुआत करी थी मलावी से आके इनकी लार्जेस्ट सिटी दार एस सलाम में। दार एस सलाम से फिर मैं इनके गया था एक चेन ऑफ आइलैंड्स ज़ांज़ीबार, आप सभी लोग जानते होंगे। ज़ांज़ीबार से फिर फ्लाइट लेके मैं आया था अरूशा, विच इज अ माउंटेनियस डेंसली फॉरेस्टेड रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ तंजानिया। अरूशा से फिर मैं गया सेरेंगेटी नेशनल पार्क, एक सफारी के लिए, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। 3-4 दिन सेरेंगेटी पार्क में बिताए, जानवरों की सफारी देखी, तरह तरह के जानवर देखे हमने तंजानिया में। बिग 5 एनिमल्स जिसमें एलिफेंट, राइनो, बफलो, लायन, लेपर्ड ये सभी आते हैं। और इसके अलावा सारी तरह के जानवर जो भी हमने किताबों में बचपन में देखे हैं, ज़ेब्रा, जिराफ, जो भी आप लोग सोच सकते हो, तरह तरह के हिरण। फिर मैं एक छोटे से टाउन मतुआम्बू जिसका नाम था, मतुआम्बू में कुछ समय बिताने के बाद फिर हम आ गए थे इस मसाई विलेज में। और अब इस मसाई विलेज में सबको अलविदा कहने का समय आ गया है। ये एलन, कुछ और पीछे मसाई लोग जाने लग रहे हैं। एलन के फादर है और बहुत अच्छा लगा इस मसाई विलेज में रह के, बिल्कुल घर परिवार की तरह इन्होंने हमें रखा। थैंक यू सो मच सर। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन द मसाई विलेज। Thank you so much. That's you're welcome. Thank you so much. Forget here. Yeah. You must back again next time. Next time, definitely. Really for my village. Thank you so much Karibu. for making me feel at home. Sana. Karibu means welcome, right? Yeah, yeah. It's Swahili or If I Masai? say Karibu. Yeah. Karibu is Swahili, my national language. Okay. Lakini Masai we say Kaributa. Kaributa. Yeah, yeah, yeah. Okay, Kaributa. Yeah, yeah. Also, you are Kaributa in India. Okay. Ashenale.
थैंक यू सो मच। तो भाई अब समय आ गया है, इस गांव में मसाइयों की तरह ही रह रहा था, मसाई कपड़े पहन के बकरियां चरा रहा था, इनका डंडा लेके घूम रहा था, बाहर खेतों में जा रहा था, दूसरे गाँव में जा रहा था, जंगलों में जा रहा था। अब समय आ गया दोबारा से सिटी लाइफ एंजॉय करने का, दोबारा से एक सिविलाइज जिंदगी जीने का। तो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अभी वक्त हुए दोपहर के 12:30 और 7:30 बजे की किलीमंजारो एयरपोर्ट से फ्लाइट है मेरी कंपाला युगांडा की। कंपाला जो कि युगांडा की सबसे बड़ी सिटी है और कैपिटल भी है, वहाँ के लिए। तो इस गाड़ी में अभी अपन निकलेंगे, कपड़े कर लेता हूँ मैं चेंज। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अरुषा जो सिटी है जिधर मैं आया था ज़ांज़ीबार से, अरुषा के काफी नजदीक है किलीमंजारो। और किलीमंजारो आप लोग शायद जानते होंगे कि पूरी अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और पूरी दुनिया में भी हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। जितनी भी और ऊंची माउंटेन है, हालांकि किलीमंजारो से 200 माउंटेन्स और ऊंची है पूरी दुनिया में, लेकिन वो किसी ना किसी माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, जैसे कि हिमालयस का पार्ट है माउंट एवरेस्ट। किलीमंजारो किसी भी माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है, सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है और सारी माउंटेन्स कंसीडर करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची है। किलीमंजारो एयरपोर्ट हमें जाना है और उस एयरपोर्ट से अपन अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे कंपाला युगांडा की। कोई भी प्रॉपर शावर नहीं, कोई भी प्रॉपर बिजली नहीं, एकदम नेचर के बीचों बीच इन मसाई लोगों के साथ काफ़ी समय बिताया और बहुत अच्छा लगा। सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। गुड बाय किड्स, बाय बाय बाय, आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ये अपनी मुर्गियाँ भी साथ ही थी। गुड बाय ब्रदर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम सी यू इन इंडिया, you come to India, okay? Bye. Come to my village in India. Bye. See you. Bye. Auntie, bye bye. Next time I'll see you in India. Come to India, okay? Ante. Asante. Bye bye. Come to India next time, okay? India, okay? ओए छोटे, हाथ मिला। ये बहुत डरता है हमेशा। बाय। गुड बाय ब्रदर, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। किड्स बाय बाय Bye bye. सी यू इन इंडिया। बाय बाय। लो भाई लेट होने लग रहे हैं, आजा भाई एलन। 7:30 बजे की तो फ्लाइट है और अभी 1 बज चुके हैं दोपहर के, और यहाँ से किलीमंजारो एयरपोर्ट 4-5 घंटे दूर है और एयरलाइन भी युगांडा एयरलाइन है। और एयरलाइन वालों ने लिख रखा है कि 2 घंटे पहले हम चेक इन काउंटर बंद कर देंगे। 7:30 बजे की फ्लाइट है तो लिख रखा है हम 5:30 बजे बंद कर देंगे चेक इन काउंटर। आमतौर पे 1 घंटे पहले होते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, डोमेस्टिक में आधे पौने घंटे पहले। तो अपने को 5 बजे तक पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट। एक तो यहीं बज गए। एलन कम फास्ट, डोंट मेक अस मिस द फ्लाइट। No problem. आंटी बाय बाय आंटी। तो भाई कुछ यहाँ पे रुके थे हम जंगलों में, देख सकते हो अपना सड़कें हैं, एकदम कच्चा रास्ता, पत्थर वगैरह और ये सारा जंगल। जंगल में कुछ और मसाई विलेजेस थोड़ी थोड़ी दूरी पे जहाँ पे लोग रहते हैं। और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर वापस शहर की तरफ और फिर वहाँ से पहुँचेंगे किलीमंजारो अपने एयरपोर्ट के लिए। ये सारी गाय एक इंसान की है और मसाई ट्राइब में एक इंसान कितनी भी शादियाँ कर सकता है, पर डिपेंड करता है उसके पास कितनी गाय है, कितनी गाय वो दे सकता है। जिस तरह अपने दहेज लड़कियाँ देती है लड़कों को जनरली इंडिया में, इधर उल्टा है, लड़का देगा लड़की की फैमिली को दहेज और दहेज में गाय होती है। जितनी ज़्यादा गाय उतनी ज़्यादा वाइफ ला सकते हैं। पास का टाउन आ गया है और आसपास के गाँवों में लोगों को अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो वो इस टाउन में आते हैं। कल थर्सडे था तो यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी, आज सुनसान है एकदम। दोस्तों वक्त हो गए दोपहर के 1:30 बजे और हमारी फ्लाइट है 7:30 बजे, मैं आप लोगों को बता चुका। लेकिन यहाँ से भी लगभग 250 किलोमीटर हम दूर है किलीमंजारो एयरपोर्ट से, तो यानी कि 3.5-4 घंटे का रास्ता है। एयरलाइन वालों ने लिख रखे हम 5:30 बजे काउंटर बंद कर देंगे। और अफ्रीका में जनरली गूगल मैप से जितना टाइम दिखाता है, जो कि हमें दिखा रहे हैं 3.5-4 घंटे, उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है हमेशा। अफ्रीका का रूल है। तो अगर हमारी किस्मत थोड़ी ठीक रही, ड्राइवर थोड़ा तेज़ और सेंसिबली चला लेगा तो हम शायद पहुंच जाएंगे, वरना वर्स्ट केस में हमारी फ्लाइट मिस भी हो सकती है। दोस्तों हालांकि लेट होने लग रहे हैं हम फ्लाइट के लिए, पर नज़ारे इतने बढ़िया और आज मौसम भी सही है, धूप नहीं निकली है ना। तो देखो 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक ली, क्या शानदार नज़ारे यार, खूबसूरत देखो है ना। मतलब माउंटेन्स दिख रही है दूर दूर, हरियाली, रास्ते में इनके जानवर दिख रहे हैं, मसाई लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं।
अपने गधे, बकरी, भेड़, गाय लेके खूब मसाई लोग देखे हमें, और गाड़ी देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो पहले कभी उनने कोई व्हीकल ही ना देखा और हम जैसे एलियन आ गए हो, एकदम ऐसे आइसोलेशन में रह रहे हैं। और कुछ ऐसी सड़क है, रास्ता बिल्कुल कच्चा ही है अभी तो, फिर भी ठीक है। ओहो, ये खड़ी हमारी गाड़ी, बस होपफुली पहुंच जाए यार एयरपोर्ट जल्दी। सड़क पे जाते जाते एक बार फिर से हम रुके हैं, और ये देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मसाई लोग कितनी भी शादियां कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कितनी गाय है, कितनी कैटल्स वो दे सकते हैं लड़की के परिवार को। और एक इंसान के 1 वाइफ, 2 वाइफ, 3 वाइफ, 5 वाइफ होना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो ऐसी होती है कि एक इंसान की 40 वाइफ है यहाँ पे। जी हाँ, ये जो आप गाँव देख रहे हो ना, इस गाँव में जो इंसान रहते हैं उनकी 40 वाइफ है और कई 100 बच्चे हैं। एक मसाई आदमी है, और मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा वाइफ्स किसी के भी नहीं होंगी। ये देखो पूरा गांव बसा हुआ है, और इस गांव में सिर्फ इस एक आदमी की फैमिली रहती है जिनका नाम है ओले मापी शायद। मेरा जो दोस्त एलन वो बता रहे कि उनकी जो 40 घरवालियां है, 40 जो वाइफ्स है, उन सभी के साथ 10-15 बच्चे उनके पर वाइफ के हिसाब से। तो एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, पर ऑब्वियसली 100 से तो ज्यादा बच्चे है ही। और इतने बच्चे होने की वजह से सरकार ने इनके गांव में ही एक स्कूल बना दिया सिर्फ एक फैमिली के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सारी सुविधाएं इसी गांव में दे दी गई है। इन्हें गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट गांव हो गया। इतना बड़ा परिवार, कितने तो भाई बहन है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ना, मसाई कल्चर में जरूरी नहीं कि ये जो कई 100 बच्चे हैं ये सारे सेम बायोलॉजिकल फादर से, यानी कि ओले मापी जो इधर के चीफ है या फिर जो हेड है, जो मेन आदमी है जिनकी 40 बीवी है, वो उनके दोस्तों के, उनके भाइयों के बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी फैमिलीज में, काफ़ी मसाई विलेजेस में ये अलाउड होता है कि भी एक इंसान का भाई या कोई दोस्त वो विजिट करता है तो वो उस इंसान की वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। हालांकि जो इंसान थे जिनकी 40 बीवी है, शायद अभी इनकी डेथ हो चुकी है। और ऐसी लालई शायद इस जगह का नाम है। चलते अब, लेट हो रहे एयरपोर्ट के लिए। सड़क पे हम चले जा रहे हैं, और रास्ते में ना स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट अभी हमें पुलिस ने रुकवा लिया था, और गाड़ी का तो स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं यहाँ पे ना, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें हमने देखी है। कहीं पे स्पीड कैमरास लगे हुए फिक्स्ड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में था। कहीं पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी खड़ी रहती है, पर जैसे कई देशों में हमने गाड़ी चलाई है, टर्की में था, अपने इंडिया में भी है कि भी स्पीड कैमरा वाली कार खड़ी है। कई जगह फिक्स्ड कैमराज है, कई जगह स्पीड कैमराज वाली कार है, कहीं पे दोनों है। यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी कि ना, एक इंसान बैठा रहेगा पुलिस वाला पेड़ के नीचे, और यूं लगेगा कि कोई मसाई आदमी या कोई लोकल गांव का आदमी बैठा है, अपना आराम करने लग रहा है, और हाथ में वो रखेगा स्पीड ट्रैकर। और स्पीड ट्रैक करने वाली डिवाइस से वो सड़क किनारे वो रखेगा और देखता रहेगा जो भी गाड़ी आने लग रही है कौन सी ओवर स्पीड कर रही है, और वहां से वो छुपके से बता देगा, आगे इन्फॉर्म कर देगा पुलिस को, भाई ये गाड़ी ओवर स्पीड कर रही थी। आगे पुलिस आगे उसको रोक लेगी। हमें जिस पुलिस वाले ने भी रोका तो बोला कि भाई आपकी स्पीड ज्यादा थी लिमिट से। हमारा ड्राइवर बोला भाई नहीं थी, हालांकि हमारा तो मीटर ही खराब है, दिख नहीं रहा था कि भी ठीक कम थी या ज्यादा थी। पर फिर हमारे ड्राइवर ने दी उस पुलिस वाले को 10,000 तंजानियन शिलिंग। एक $1 में लगभग 2,500 तंजानियन शिलिंग होते हैं, और एक भारतीय रुपए में लगभग 28 के करीब तंजानियन शिलिंग होते हैं। तो 10,000 शिलिंग यानी कि $4, और अपने इंडिया के लगभग 350 रुपए। हम जल्दी में थे तो ना बहस करने का हमारे पास टाइम था, तो इसलिए हमारे ड्राइवर ने भी जल्दी से दे के पीछा छुड़ाया। स्पीड लिमिट 50 लिखी हुई है देखो, और लोगों ने इसे 80 बना दिया। ये देखो, ये एक पुलिस वाला खड़ा है, लगा आम आदमी रहा। तो ना यहाँ पे चीट कोड होता है, बाकी गाड़ी वाले बता देते हैं कि आगे पुलिस है, इशारा कर देते हैं। जैसे मलावी में था, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। इसका मतलब पूछना होता है, अगर वो यूं करे तो मतलब पुलिस है। मलावी के साइन थे, तो लोगों ने बता दी तो पुलिस साइड में चलेगी कि लोगों को पता चल चुका अब गाड़ी कोई भी ओवर स्पीड नहीं करेगी, तो कोई फायदा नहीं। इन मलावी दे डू दिस और दिस। ओके, या ओके। लो भाई मित्रों, लगभग 4.5 घंटे गाड़ी में बैठे रहने के बाद, मसाई विलेज से ड्राइव करने के बाद, अरुषा के थ्रू ड्राइव करके हम फाइनली आ गए हैं किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, जब मैं आया था इधर अरुषा वाली साइड ज़ांज़ीबार से, तब मैं अरुषा एयरपोर्ट पे आया था। लेकिन अरुषा के नज़दीक 2 एयरपोर्ट लगते हैं, एक तो अरुषा का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी, और दूसरा एयरपोर्ट है किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारी फ्लाइट यहाँ से युगांडा की है, किलिमंजारो एयरपोर्ट से। अरुषा से नहीं थी युगांडा की फ्लाइट, कंपाला विच इज ऑब्वियसली द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा, जिधर हम जाने वाले। फ्लाइट है 7:30 बजे की, वक्त है 5:07। 5:30 बजे चेक इन काउंटर शायद बंद होना था इस एयरलाइन का, तो उस हिसाब से हम टाइम से ही आ गए। 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे 5:15 तक, 5:20 तक मैक्सिमम।
तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैग हमारे भर चुके हैं मिट्टी में, क्योंकि गाड़ी के शीशे खुले थे, एसी वगैरह था नहीं, तो इतनी धूल उड़ रही थी भाई, मैं खुद भी पूरा धूल में लथपथ हो रखा हूँ, बाल कपड़े सारी चीज़। बैग्स की हालात देखो आप क्या रखी है। हालांकि मेरा बैग मैंने बैठे बैठे साफ़ किया था अभी रास्ते में, वो भी ये भी, पर फिर भी देखो कितनी मिट्टी है। मेरे बैग पैक मैंने कर लिया दोनों वहाँ पे पैक, इस पर रख लेते हैं। एलन, थैंक यू सो मच for the trip to Arusha, Tanzania, to the Masai village. I had a great experience. Shout out to Magofu Trails, Tanzania, Arusha. आप में से कोई भी लोग आए भाई तंजानिया तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था भाई के साथ। भाई ने कंपनी बना रखी है टूर एजेंसी। When am I going to see you again? Soon, brother. Very soon, yeah? Yes, I will miss you guys. We'll miss you as well. Thank you so much for the quick drive and for letting us reach the airport just in time. Yes, thank you so much. Yeah, hopefully we're not going to miss the flight now and we might get to rest a little bit in the airport lounge as well. Thank you so much, brother. We'll see you next time super soon. I'm going to visit you on your third wedding, right? When are you getting married again? Soon, bro. Very soon, okay. तो भाई एलन भाई की 2 शादी हो चुकी, तीसरी शादी भी होगी जल्दी। कह रहा था मेरी तीसरी शादी में जरूर आना। सामान रखते हैं और घुसते एयरपोर्ट के अंदर। 7:30 वाली 19:30 ये UR 334 काउंटर नंबर, हाँ काउंटर नंबर 4 है। लो भाई 5 मिनट में ही बोर्डिंग पास मिल गया। जाके मैं सबसे पहले लाइन में आगे लग गया था और तुरंत अपनी टिकट विकेट दिखा के, युगांडा को उन्होंने वीज़ा मांगा, ई वीज़ा ले रखा था हमने, वो ई वीज़ा दिखाया, बोर्डिंग पास दे दिया 5 मिनट के अंदर। अब चलते हैं, करेंसी एक्सचेंज करानी है, इमिग्रेशन करानी है और लॉन्च में चलते हैं सीधा। भूख लग रही है, ढंग से खाना नहीं खाया। इमिग्रेशन पे पहुंच गए थे हम, पर वहाँ पे कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं थी और मैंने एक सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा कि भी आगे करेंसी एक्सचेंज वाला है क्या इमिग्रेशन के बाद, तो बोला नहीं आगे कुछ भी नहीं है, बाहर निकल के जाओ। तो बैग अंदर ही छुड़ाया ताकि दोबारा सिक्योरिटी ना करवानी पड़े। बाहर आ गया मैं करेंसी एक्सचेंज ढूंढने, क्योंकि कुछ शिलिंग्स बच गया, वो US डॉलर में चेंज करा लूँगा। ये रही भाई करेंसी एक्सचेंज मशीन ही है इधर, तो सीधा यहीं से हो जाएगी। ये बढ़िया काम है, ये बेस्ट लगता है मेरे को, मशीन से करवा दो सीधा। अरे यार मेरे पास एक पुराना $50 का नोट भी है, वो भी ट्राई करता हूँ। मशीन से हो नहीं रही थी चेंज, तो यहीं पर करानी पड़ेगी। अब अराइवल पे आ गया भाई। 3 करेंसी एक्सचेंज पे गया, एक तो कोई अजानिया थी, एक NMB बैंक की थी, एक तीसरी कोई हरी सी थी। तीनों ने एक्सचेंज नहीं करे। बोले कि शिलिंग वापस दे के डॉलर चाहिए, नहीं दे सकते, सीधा साफ मना, यूँ भी नहीं कि भी कोई रीज़न दे रहे हो। तीसरे को मैं बोला, जब सबने मना कर दिया, मैं बोला भाई मैं तुम्हारा देश छोड़ रहा हूँ, मैं इन पैसों के साथ करूँगा क्या, मेरे को ये बता दो। बोले नहीं दे सकते, आज की लिमिट पूरी होगी। मैं बोला मतलब? बोले कि $500 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, तंजानियन शिलिंग के बदले दिन की $500 की लिमिट होती है, वो सुबह हमारी पूरी होगी। कल सुबह आओगे तो शायद दे देंगे, अगर लिमिट पूरी नहीं होगी तो। क्योंकि ना अफ्रीका में ब्लैक मार्केट रेट्स काफ़ी चलते हैं, US डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डॉलर दे के आपको शिलिंग तो ये भाग के दे देंगे तुरंत, पर बदले में डॉलर नहीं देंगे, बहुत कमी रहती है क्योंकि इनके पास फॉरेन करेंसी की, फॉरेक्स की। तो साफ नाट के भाई, साफ मना कर दिया। चलो भाई मजबूरन चलते अब इमिग्रेशन पे। इनकी करेंसी रहेगी मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा, यानी कि $45 के करीब करेंसी बच रही है, 4000 रुपये, जो कि इंडिया के। इमिग्रेशन होगी हमारी और उसके बाद दोबारा सिक्योरिटी भी होगी। अब चलते इस लॉन्ज में। मेरे पास प्रायोरिटी पास तो है जिसमें सारे लॉन्जेस का एक्सेस है, पर मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करा, आज कर लेते हैं यूज़। इमिग्रेशन की भाई बात बताऊँगा अभी आप लोगों को, चल ही नहीं रहे कहीं भी, पीछे भी नहीं चल रहा था। ये है भाई गेट 5, वक्त हुआ है अभी 5:40, यानी कि है अभी तो समय 1 घंटा 50 मिनट फ्लाइट उड़ने में, तो 1 घंटा चल के अपन लॉन्ज में बैठ सकते हैं ईजिली, क्योंकि 1 घंटे बाद फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी। यार बाकी एयरपोर्ट इतना टूरिस्ट ही है ना, सारे मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों के लोग दिख रहे हैं इस एयरपोर्ट पर, जबकि जंगलों में अपन देखा जाए तो ना सारे वही किलिमंजारो माउंटेन देखने आते हैं, फिर आसपास वाटरफॉल्स देखने या सेरेंगेटी नेशनल पार्क, यही सब देख रहे हैं। बाकी भाई इमिग्रेशन वालों ने इतनी देर लगाई ना, क्योंकि फालतू ही बातें कर रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। मतलब ठीक है काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं ना हमारे आगे उससे बातें करने लग रहे हैं, लड़कियों का नंबर मांग रहे हैं। एक श्रीलंका का लड़का भी था बल्कि, उसका भी व्हाट्सएप दे रहे हैं, फिर उसे व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है इमिग्रेशन वाला कि अगली बार मेरे लिए ये लेके आइयो, वो लेके आइयो। एक नीदरलैंड्स की लड़की थी, उससे बात करने लग रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं। एक और यूरोपियन थी कोई, उसके साथ भी ऐसे ही। नीचे तो खूब गर्मी थी, ऊपर ऐसे ही चल रहा, चलो एटलीस्ट सारी सीट्स बुक्ड थी। वैसे तो उधर कुछ बची है, पर उधर धूप आने लग रही थी काफ़ी। ये खाने पीने की चीज़ें खूब सारी अभी डाल लेंगे, दारू वगैरह भी है। भाई बहुत दिन हो गए खाना खाए ढंग से, खाते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ है, चावल, ब्रेड्स तरह तरह की, कुछ केक्स और उधर मफ़िन वगैरह, और एक बार तो इधर से कुछ डालते हैं, क्या है वेजिटेबल्स और चिकन रोस्टेड पोटैटो, कुछ पॉपकॉर्न भी है भाई और चिप्स वगैरह। पॉपकॉर्न खाते हैं भाई, वाइन्स और दारू तरह तरह की, जिसका मेरे लिए कोई काम नहीं है। भाई एयरलाइन वाले आगे बोल रहे गेट बंद कर रहे हैं, जल्दी भागो। कह रहे बोर्डिंग खत्म होगी, अभी 45-50 मिनट बचे हैं, जबकि पता नहीं क्या जल्दी मचा रखी है इन्होंने। 2 घंटे पहले तो इन्होंने बोर्डिंग बंद कर दी, चेक इन काउंटर बंद कर दिया, और कह रहे फ्लाइट उड़ा रहे अभी जल्दी आओ, जबकि 45-50 मिनट बचे हैं अभी। पता नहीं क्या हिसाब है इनका।
नाम अनाउंस कर दी हमारे, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए अंदर। चलो भाई बाहर देखो, अभी हम आए थे तो गर्मी थी या पता नहीं इनको क्या जल्दी हो रही है, कह रहे भागो भागो भागो। 7:30 की फ्लाइट और अभी 6:45 हुआ है और पूरी फ्लाइट मुझे लग रहा है हमारा इंतजार कर रही है। देखो बाहर खड़े हैं हमारी वेट में लोग, देखना सारे लोग अंदर चढ़ के, पैसेंजर बस स्टाफ खड़ा है बाहर। चलो 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 भागो। लो भाई पहुंच तो गए भाई, पता नहीं क्यों इतने छोटे बनाते बैठते भाई, पहुंच तो गए किसी तरह। बस ये रही कुछ सीट हमारी, हमेशा की तरह टांग फंस गई भाई। इन्होंने ना मैं फ़्लाइट उड़ने से 50 मिनट पहले ही बुला लिया कि चलो चलो उड़ने लग रहे हैं, और 7:30 बजे उड़नी थी फ़्लाइट। अभी वक्त हुआ है शाम के 6:52, यानी कि लगभग 40 मिनट पहले ही फ़्लाइट उड़ा दी। इसीलिए इतना जल्दी मचा रहे थे, सभी लोग आगे ऑलरेडी बैठ गए थे, लोगों के आगे कनेक्शन भी होंगे, तो बस हम ही रह गए थे, हमारे पीछे पड़े हुए थे लोग, टेक ऑफ कराने लग रहे। अब देख लो भाई, बियर के मजे नहीं लेने दिए आपको है? पीना चाहता था यार मैं सच में। बदतमीजी है यार ये, तो सोचा कि चलो एक आधी अब जा रहे हैं पी लेते हैं। अभी तो बैठे थे, चिकन विंग्स भी मिल गए थे, एकदम से आगे बुलाने। वही तो मौज खराब कर दी इन्होंने। जो टाइम है उस टाइम से उड़ाओ ना, ये क्या मतलब है? गलत है ना, हम तो प्लान करके बैठे थे। गलत बस यही है, बियर नहीं पीने दी। इस बात तब पीने का मन किया था। कल तो पी रहे थे मसाई के साथ। वो कहाँ पी थी मैंने, वो पी नीचे रह गई थी। अच्छा, वो मंगाई थी लेकिन उनका वो बकरा देख के मूड खराब हो गया अपना। ना भाई ने रोटी खाई, मैंने रोटी तो होती नहीं यहाँ, खैर ना हम दोनों ने बकरा खाया ही नहीं, ना इसने खाया ना मैंने खाया। तो फिर बियर क्या पीनी थी, और गर्म बियर थी वो, मसाई वाली मज़ा नहीं था। यहाँ ठंडी थी, यहाँ पीने नहीं थी। उड़ भी गए भाई। लो भाई अभी आ गया भाई खाना। लाइफ में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ वैसे मैं युगांडा एयरलाइंस के साथ, अभी मैंने ध्यान दिया कितनी एयरलाइंस के साथ ट्रैवल कर दिया, युगांडा के साथ पहली बार है। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है भाई, फ्लाइट रोके तो होगी 10-15 मिनट, पर उतार ही नहीं रहे, शायद से बस दूसरी बुलाते होंगे। हालांकि बता तो दिया था फ्लाइट ने 1.25 घंटे में ही, पर पता नहीं तब से लाइन बनी हुई है, लोग आगे सरक ही नहीं रहे, परेशान हो रखे हैं भाई। 8:45 पे उतरना था वैसे फ्लाइट को, उधर तो 8:10 बार। क्या टाइम हुआ अभी? 8:25 हुआ है अभी, और 8:10 पे मेरे ख्याल कर गए थे लैंड हम। हाँ 12-15 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं भाई। 8:45 पे उतरना था, ये टाइम वही कर ही देंगे, इतनी पहले चढ़वा दिया। बाकी आज तो हमारी फ़्लाइट थी ना, 7:30 बजे की फ़्लाइट थी उधर से, किलीमंजारो एयरपोर्ट से। हमने बुक करी है सुबह 11-11:30 बजे, तो हमने बुक करी कि ठीक है चलो आज चलते हैं। 11:30 बुक करके फिर निकल ही पड़े थे हम 12:30-1 बजे। तो चलो शायद फाइनली सरक रहे लोग, अब निकल जो यार, चले तो है फाइनल। बाकी वीज़ा हमारे पास है ही, ई वीज़ा ले लिया था, तो भाई प्लेन से उतर के स्वागत करते हैं आपका। मेरी कंट्री नंबर पता नहीं कौन सी है, 108वीं 9वीं 7वीं पता नहीं। चढ़ते हैं बस में, चलो भाई उतरते हैं, इमिग्रेशन पे चलते हैं। एक तो हर कुछ दिनों में नई बीमारी मिलती है, कोई एमपॉक्स, मार्बर्ग, पता नहीं, अफ्रीका में तो खासकर। इमिग्रेशन होगी क्लियर, और ई वीज़ा था हमारे पास। ई वीज़ा की अलग लेन थी, ई वीज़ा दिखा है, और उन्होंने ना पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा प्रिंट करके पासपोर्ट के अंदर स्टिकर वीज़ा चिपका दिया। सिंगल एंट्री का 3 महीने की ड्यूरेशन का वीज़ा लग चुका है अपने पासपोर्ट के ऊपर। बैग लेते हैं। अपनी फ़्लाइट यही है ना, किलीमंजारो वाली? हाँ यही है, देखो UR334 किलीमंजारो। किधर है? मेरा तो अलग से ही दिख जाता है वैसे। बैकपैक शायद सिर्फ मेरा ही था पूरी फ़्लाइट में। बैग पता नहीं कहाँ रह गया। वैसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी ना, फ्रेंडली थी काफ़ी, अलग काउंटर्स बने थे ई वीज़ा वालों के लिए, तो मैं उनमें से काउंटर में चला गया। लेडी थी, मेरा ई वीज़ा देख के मेरे से पूछा कि भी किस लिए आए हो? मैं बोला घूमने आया हूँ। बोली कि भी अच्छा घूमने में क्या देखने आए हो? मैं बोला वाइल्ड लाइफ, लोग, खाना, कल्चर, एयरपोर्ट्स, आप जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। तो हंसने लग गई। फिर बोली वेलकम 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 टू युगांडा। मेरे से वो भी पूछा था कि कौन सी कंट्री से आए हो, कौन सी फ्लाइट लेकर आए हो। मेरे याद ही नहीं था, रोज़ इतनी कंट्रीज़ बदलते यार। और हालांकि तंजानिया में तो मेरे को 15-16 दिन हो गए थे, फिर भी मेरे नहीं आता कि तंजानिया से आया हूँ। फिर याद करा कि हाँ मैं तंजानिया में था, किलीमंजारो से आया हूँ। अरे यार बैग क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया आज? आजा मित्र, दिख गया। पहले कम मिट्टी में भरा हुआ था, तो और मिट्टी लग रही, कैसा लग रहा है देखने से। चलो मित्रों निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, कस्टम्स हो रहा है, फिर उसके बाद अपन बाहर निकल जाएंगे और पहुंचेंगे अपने हॉस्टल मैंने बुक करा लिया है, बुश पिग बैकपैकर्स करके है शायद नाम। बाहर आ गए कस्टम से भी, और यार सिम कार्ड भी लेना था और करेंसी भी बची हुई तंजानिया की, तो कोई करेंसी एक्सचेंज हो तो वो भी चेंज करानी है। एक बार मैं मनोज भैया की वेट कर रहा हूँ। निकलते हैं बाहर, देश में आ गए और यूँ ही नहीं पता इनकी करेंसी क्या है, कितने की होती है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं पता इस देश के बारे में। लैंड हो गया है। चलो भाई
4x पे चलते हैं, पहले तो पहले वाली चेंज करा लेते हैं, यहाँ वाली बाद में देखेंगे, एक बार पता करते हैं थोड़ा देश के बारे में। भाई दूर से बुलाने लग रहे हैं, आजो आजो आजो, हाथ दे के। हमें कराने तंजानियन शिलिंग। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदा रेट दे रहे हैं, बहुत ही गंदा रेट दे रहे हैं, आधे से भी कम दे रहे हैं। ये तो कोई तंजानिया जा रहा हो उसे ही पकड़ा देंगे, क्यों वेस्ट करे पैसे। 1.1 दे रहे हैं ये, $1 के बदले अपने को 1100 शिलिंग देंगे, जबकि रेट है 2500 शिलिंग का। नहीं, ये $1 के बदले यहाँ 3550 मिल रहे हैं। व्हाट इज द करेंसी? तो ये तो युगांडा की तो अलग है ना। युगांडा शिलिंग। हाँ, ये तंजानिया शिलिंग। अगर अपन तंजानिया वाले चेंज कराए तो हाँ, तो तंजानिया के इतने ही तो देंगे। अगर हम हाँ सही कह रहे हो, मेरे को लगा अपन डॉलर ले रहे हैं। हाँ ना ना, अपने को यहाँ की करेंसी मिलेगी। तो तंजानिया शिलिंग में भाई ये तो भाग भाग के बुला रहे थे, और ये देखो रेट दे रहे हैं हमें तंजानिया शिलिंग का 1.1। इनकी करेंसी है युगांडा शिलिंग। एक बारी मैं कन्वर्ट करूँ और देखूँ कितना नुकसान हो रहा है। तो अभी मैंने इनकी करेंसी देखी, और $1 में ऑलमोस्ट 3700 युगांडन शिलिंग है, और एक भारतीय रुपये में ऑलमोस्ट 43। तो ऑब्वियसली जो ऑनलाइन रेट दिखाते हैं उतना तो नहीं मिलता, इन एक्सचेंज पे ज़्यादा पैसे काटते हैं। पर अफ्रीका में जनरली ऑनलाइन से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि या तो ब्लैक मार्केट रेट्स होते हैं, फिर भी आप शहर में कराओगे तो ढंग का रेट ही मिलता है। तो $, के बदले तो चेंज कराना कोई इतना ठीक नहीं है। अपने पास जो तंजानिया शिलिंग है वो दे के बदले में ले लेते हैं युगांडन शिलिंग। भाई वो पिछले वाले पे रेट दे रहे थे 1.1 का, इधर रेट दे रहे हैं 1.2 का। तो मैंने 1 लाख अपने शिलिंग दे दी इन्हें, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा रेट दिया, तो अपने को फ़ायदा हो रहा था। 10,000 युगांडन शिलिंग ज़्यादा मिल रहे थे, जो कि अपने इंडिया के 420 रुपये हो गए। तो बढ़िया यहीं से कराते हैं। तो ये ले लिए मैंने युगांडन शिलिंग, कुछ ऐसी लगती है इनकी करेंसी। एक आधे नोट तो नए नए दिया बिल्कुल। बदले में हमें मिल गए 1,27,200 युगांडन शिलिंग। चलो कम से कम अपने वो चेंज तो हो गए तंजानियन, मेरे टेंशन थी वहाँ वेस्ट जाएंगे। पहले वाला 1.1 का रेट दे रहा था, दूसरे पूछा वो 1.2 का, मैंने दूसरे से चेंज करा ली। मैं सोच रहा था सबसे पूछ लेते, जिस पे बेस्ट मिलेगा वो करा लेंगे। पर फिर मैं मनोज भी अगवा जी मार रहा, मैं एक बार उससे रेट पूछना, पर भैया वीडियो बना रहे थे। मैं बोला चलो कोई नहीं, अब जो मिल रहा है ले लेते हैं। 1-2 से और पूछा, एक दुकान 1.25 का रेट भी दे रही थी, यानी कि अपना 200-250 रुपये का नुकसान हुआ। साथ वाली दुकान से करा लेते तो इनकी करेंसी शायद 10,000 और मिल जाते अपने, मेरे ख्याल से 200-250 रुपये। सिम कार्ड देना है अपने को। आ गया सामने एयरटेल और MTN। बाकी आप आओ तो भाई सब पे पूछ लेना रेट, हमने जल्दबाजी में ऐसे ही ले लिया। ये है भाई एयरटेल, ई सिम भी है बाकी इनके पास। अफ्रीका में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, हर जगह सिर्फ फिजिकल सिम मिलता है, ई सिम मिलता ही नहीं था, पर इनके पास है एटलीस्ट। और 5G भी है युगांडा में, कुछ ऐसे रेट्स है। बराबर में इसके MTN है, लेकिन यहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली है जर्मनी की। उनसे मैंने पूछा कि भी कौन सा बढ़िया, तो बोल रही है कंपाला में रहना हो तो एयरटेल बढ़िया है, और MTN इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे वॉलंटियर कर रही है। ये देखो रेट है बाकी 25 GB डाटा मिलेगा। कितने का है ये, रेट तो दिखाई नहीं रखा। अच्छा 60,000 का, 60,000 शिलिंग में 25 GB डाटा मिलेगा, यानी कि वही लगभग $17-18 हो गए, और अपने 1400 रुपये भारतीय 25 GB डाटा के। ये 1,10,000 का, इसमें 50 GB डाटा मिलेगा, मतलब वही 2,500 में 50 GB। तो भाई सिम कार्ड ले लिया फाइनली। 1 महीने वाला तो महंगा पड़ रहा था, पर मैंने इनसे पूछ लिया कि भी 1 हफ्ते का भी कोई है क्या तुम्हारे पास, कोई स्कीम हफ्ते की, क्योंकि सस्ती पड़ती है, कोई ऐसी स्कीम हो तो बोले 1 हफ्ते में 15,000 में 5.5 GB है, 15,000 शिलिंग्स, और 25,000 में 11 GB है, पर ये मैक्सिमम है वीकली। तो मैंने 25,000 वाला ले लिया। 25,000 अपने इंडिया के 600 रुपये मान लो, और उसमें मुझे 11 GB इंटरनेट मिल गया, लेकिन 1 हफ्ते तक वैलिड है। भाई लगभग 1 घंटा लग गया सिम लेने में। हालांकि एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा था, पर हमारे आगे 2-3 जने थे। 2 लोग थे सऊदी अरेबिया से लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी जर्मनी की। तो उन सऊदी वाले लड़कों से मनोज भैया ने दोस्ती कर ली, जर्मनी वाली लड़कियों से मैंने दोस्ती कर ली। तो उनसे बात करेंगे, और हम 6 जनों को सिम कार्ड लेना था। तो ये बेचारा एक लड़का एयरटेल के काउंटर पर अकेला लगा था सबके सिम कार्ड देने के लिए। सबको बोल रहा था 5 मिनट्स। बेचारा दुखी हो रखा था। और सऊदी वाले लोग तो इसे बोल रहे थे, बहुत रूडली बात कर रहे थे सऊदी वाले इससे। तो मेरे को तो इतने पसंद से भी नहीं आए, पर मैं भाई को बोल रहा था कोई नहीं यार, आराम से कर ले, दुखी ना हो। फिर वो खुश हो गया, बोला चलो आप समझते रहो एटलीस्ट मेरी मजबूरी। एनीवे अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। मनोज भैया सिम लेने लग रहे हैं, अभी तक मिला नहीं, टाइम लग गया था। तो इतने कोई ड्राइवर आया हुआ है शायद लेने के लिए, मैं उसके पास जा रहा हूँ सामान लेके। पर यार एयरपोर्ट देखो मस्त बना रखा है इन्होंने, है ना। मेरे ख्याल से चाइनीज़ नहीं बनाया होगा। अफ्रीका में मोस्टली एयरपोर्ट्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट्स है चाइना वाले ही करते हैं। इनफैक्ट कस्टम्स पे भी जो मशीन थी ना, मैंने उस पर पढ़ा था, लिखा था कि भाई चाइना में बनी है, चाइना ने दे रखी थी मशीन कस्टम्स वाली चेकिंग के लिए। चलो बाहर निकलते हैं, यहीं कहीं ड्राइवर खड़ा होगा कोई जो हमें हॉस्टल ले जाएगा हमारे। तो भाई ये नाम लिख के आए थे भाई, मिस्टर परमवीर बेनीवाल। व्हाट्स योर नेम? विलियम। थैंक यू विलियम फॉर कमिंग। ये देखो भाई कागज। I can't believe you wrote the right spelling of my name. It's very unusual because my name is very hard. People generally mistype it. भाई आप लोग जानते हो 8:00 पे हम लैंड हो गए थे, 8:10-12 पे शायद। अभी वक्त हो गया 10 बजने में 2 मिनट बची है। मतलब 8 बजे लैंड हुए थे ऑलमोस्ट, और 10 बज गए, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं एयरपोर्ट पे। सिम लेने में बहुत टाइम लग गया यार।
और यहाँ से शहर बहुत दूर है, 50 कुछ किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है इस टाइम। यानी कि 10 बजे निकलेंगे तो 11 बजे हम शहर पहुँचेंगे, हॉस्टल पहुँचेंगे, ना कहीं खाना खा पाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके होंगे। ये एयरपोर्ट भी वैसे वो है, EBB कुछ एयरपोर्ट नाम है इसका। चलो भाई सामान रखा जा रहा है गाड़ी में, निकलते यार। वैसे कितनी छोटी फ्लाइट हो, पूरा दिन जाता ही है ट्रैवल में ना, सिर्फ 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी, यूँ सोचा था पता भी नहीं चलेगा, पर सुबह से धक्के खा रहे हैं। मतलब देख लो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, होता ही है भाई, स्पेशली इंटरनेशनल हो तो, क्योंकि फिर इमिग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है, कस्टम्स इन्वॉल्व हो जाता है, वीज़ा, और फिर वही नए देश में पहली बार लैंड हो गए, सिम कार्ड लो, करेंसी का पता करो, टाइम लगता ही है भाई। उठते ही मतलब एंगेज हो गए थे कि ठीक है ब्रेकफास्ट खाओ और चलते हैं उषा की तरफ। और उषा पहुँचे 4-5 घंटे की ड्राइव, फिर एयरपोर्ट पे, फिर भागम भाग फ्लाइट में चढ़े। फ्लाइट का सफ़र 1-1.5 घंटे का था, 1.25 घंटे में उतार दिया था, पर अब यहाँ पे आके भी फिर इतना टाइम खराब, और अब सोने का टाइम हो जाए। चाहे 15 मिनट की फ्लाइट हो पड़ोस वाले देश की, अगर इंटरनेशनल है तो आपका पूरा दिन जाएगा। और ये भी तब है जब हमें कोई लेने आया था, अभी हम टैक्सी तलाशते, कुछ ऊबर करते तो 1 घंटा उसमें भी खराब होता है। तंजानिया मेरे साथ यही हुआ कि लैंड हुए बाद 1 घंटा और ख़राब हुआ, 1-1.5 घंटा, जब 15-20 दिन पहले तंजानिया आया था। देखते हो टैक्सी वाले तो पूरी दुनिया में भाई कार्ड से नहीं लेके जाएंगे, कैश से करो, हाथ जोड़े टैक्सी वालों। यही है। चलो अब एटलीस्ट यहाँ ये कोई जानकार थे मनोज भैया के, पता नहीं वैन सी कैसी है, अपने इंडिया में तो बिल्कुल अलग आती है। इसमें ही मिल जाए खाना, किचन का बंद ना कर दियो बिन्ने, देखते चलो। ठीक सा लग रहा है, शायद होगी। इनका रेस्टोरेंट फेमस है, मेरे याद आ गया। थैंक यू विलियम, थैंक यू सो मच। Here's a small tip also. Sorry for making you wait. लो भाई रात के 11 बज गए, रिसेप्शन खुली है वैसे, मैंने पहले इनसे पूछ लिया था हम लेट पहुंचेंगे, खुला होएगा ना, बोल रहे थे हाँ आ जाना। भाई चेक इन कर दिया और कमरे दिखा रही है अभी। ये 2 ऑप्शन थे कमरों के, कुछ इन्होंने इमरजेंसी का सामान भी रख रखा है, यहाँ पे हॉस्टल्स में रखते हैं वैसे, मॉस्किटो रिपेलेंट और ये लड़कियों के सैनिटरी पैड्स वगैरह, टूथब्रश टूथपेस्ट। चलो भाई ऊपर चलते हैं कमरे की तरफ, 3री मंजिल पे है, 35 नंबर कमरा मेरा, मनोज भी आ गया 36 नंबर। अलग अलग कमरे लिए, मैंने बताता हूँ क्यों। पहले तो हम आए थे 2nd फ्लोर पे इधर, ठीक है, इधर है सिंगल ऑक्यूपेंसी कमरे छोटे छोटे, हमने इधर कमरे देखे खूब सारे, वैसे लो सीजन है तो इन्होंने कम ही रेट बताया हमें। जैसे ये छोटे छोटे कमरे हैं, इनमें सिंगल बेड्स लगे हुए, ये था $25 पर पर्सन का, बाथरूम जिसमें शेड है, ये देखो ये इसके बाथरूम है, उधर शावर्स है, इधर टॉयलेट्स हैं। वैसे तो ये भी सही है, $25 में 2000 रुपये में प्राइवेट कमरा, छोटा सा बेड भी मिलेगा। अब इधर है 3री मंजिल पे बड़े कमरे, महंगे कमरे, ठीक है, ये सिंगल डबल ऑक्यूपेंसी के थे, तो इसमें चाहते तो हम इकट्ठे भी रुक सकते थे दोनों, एक बड़ा कमरा लेके, पर दोनों को काम है, मेरे को कल वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है काफ़ी, तो हमने बराबर के अलग अलग कमरे ले लिए। अभी आप देखोगे ये रहा 35 अपना, साथ वाला 36 है मनोज भैया का। ये है कमरा, ये वाला कमरा था भाई $65 का, जी हाँ उससे काफ़ी महंगा है। इस वाले में बालकनी नहीं है, साथ वाले में वैसे बालकनी भी है। ये लाइट चला देते हैं, ये देखो इसमें प्राइवेट है सारी चीज़ें, बाथरूम प्राइवेट, कमरा ही प्राइवेट, बैग रखते हैं यहाँ पे। साथ वाला देखते हैं बालकनी वाला, बाकी सारा सेम है, बस इसमें इधर बालकनी है। बताओ यार मेरे साथ क्या बनाई, कितनी माड़ी करी, इसमें बालकनी नहीं दे रखी। सबसे बढ़िया चीज़ ही मेरे को इस कमरे की बालकनी लगी। तो बैग्स रख दिए हमने और 11:30 बजे इनकी किचन बंद हो जानी थी, वक्त हो भी गया 11:30, 11:29 हो गए। चल के एक बार खाना ऑर्डर कर देते हैं, अगर खुली हुई तो किचन, वरना भूखा सोना पड़ेगा इस टाइम, पता नहीं कुछ बाहर भी खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। आ गया भाई मैं इनका इधर बाहर से है, और मैंने फूड मेन्यू लिया, बोले किचन तो बंद होगी, अब पता नहीं खाना हम बना सकते नहीं बना सकते। मैं बोला जल्दी पूछे बताओ क्या खिला सकते हो, भूख लग रही है बहुत भयंकर, और वरना रात को भूखा सोना पड़ जाएगा। ये बार से एक आधे लोग बैठे हुए हैं, पेट भर देगा क्या इसमें, सही है। चलो भाई क्योंकि लेट ज़्यादा हो गए थे तो शेफ़ बोला मैं कुछ भी नहीं बना सकता, अब आपको सिर्फ मैं पिज़्ज़ा खिला सकता हूँ। मैं बोल रहा था अभी खिला दो, कुछ भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बोले सिर्फ ये दे सकते हैं, यही ऑप्शन है। मैं चलो ठीक है अब जो भी है दे दो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ये चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा है, ये मेरे ख्याल से मेन्यू में तो 33,000 का है शायद, ये मान लो अपने इंडिया के 1100 रुपये शायद। खाते हैं भाई, भूख बहुत लगी मुझे तो।